डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे हम याद कर सकते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपने पीरियोडिक टेबल को याद करना शुरू कर दिया होगा। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, वो है मैजिक नंबर्स। ये वर्ड आपने शायद पहले भी सुना हो, मैजिक नंबर्स। एक्चुअल में मैजिक नंबर्स क्या कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स क्यों इस तरह से आ रहे, जैसे कि ये नंबर्स जो हो सकते हैं वो 2, 8, 18 या 32 हो सकते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स बोल देते हैं। हमने जब बात की थी स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही है। पीरियोडिसिटी से मतलब था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो है सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानताएं देखने को मिल रही थी कुछ निश्चित इंटरवल्स के बाद, यानी कि कुछ निश्चित गैप के बाद हमें कुछ समानताएं देखने को मिल रही थी। तो और वो समानताएं हमें कैसे देखने को मिल रही थी, तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स में चेंज हो रहा था। जैसे कि अगर हम इसकी एक तरह से डेफिनेशन में जाएं तो देखें कि इन पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इज रिपीटेड आफ्टर द इंटरवल्स ऑफ 2, 8, 18 और 32 इन देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ थी वो रिपीट हो रही थी। और वो कब रिपीट हो रही थी? जब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स में या तो 2 का चेंज था, या 8 का चेंज था, या 18 का डिफरेंस था कह लीजिए, या 32 का डिफरेंस था। तो इन्हीं नंबर्स के बाद जो है हमें पर्टिकुलर जो है एक जो पहले हमें प्रॉपर्टी देखने को मिली, तो फिर उस अगर एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज हुआ तो फिर से हमें वो प्रॉपर्टी देखने को मिल गई। तो इसका मतलब वो सिमिलैरिटी में जो रिपीटिशन हो रहा था वो सिर्फ इन पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद हो रहा था, जो हम बोल रहे थे ना कि किसी निश्चित इंटरवल के बाद। तो वो निश्चित इंटरवल था इन चारों नंबर जैसा। तो इन्हीं नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स बोल देते हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे मैं ये डिफरेंस बता रही हूँ। अगर आप देखें, मैंने कल ये ग्रुप 1 बताया था आपको, तो ग्रुप 1 में यहाँ मैंने एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन का है 1 नंबर और इसका नंबर है 3 एटॉमिक नंबर जो है। तो हाइड्रोजन और लिथियम में जो डिफरेंस है वो है 2 का, ठीक है। लिथियम और सोडियम में अगर हम गए तो 3 और यह इसका है 11, तो इनके बीच में डिफरेंस है 8 का। फिर सोडियम और पोटेशियम में अगर हम डिफरेंस देखें, इसका 11 है, इसका 19 है, फिर से हमें 8 का डिफरेंस मिला। अगर हम पोटेशियम और रुबीडियम में देखें तो इनमें हमें 18 का डिफरेंस मिलेगा। फिर रुबीडियम और सीजियम में जाएं तो 37 और इसका 55, फिर से हमें 18 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और सीजियम और फ्रेंसियम, इसमें हमें फिर से 32 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो ये 2, 8, 18, 32 है, यही हो रहा था हमारा पीरियोडिक टेबल में। कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें कि हम ये जैसे ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल, हमने क्या देखा था, अगर हम ऐसे जा रहे हैं कि ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनको जो हमने ये ऐसे बना पीरियोडिक टेबल बनी है वो किस बेसिस पर बनी है कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को रखा गया है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हम आगे बढ़े इसमें तो हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2, फिर हम वापस आए लिथियम पे, तो लिथियम 3 हो गया, फिर बेरिलियम 4 हो गया, फिर आगे बढ़ गए 5, 6, 7, 8, फिर वापस आए तो यहाँ। तो आप यहाँ जो ये जो ग्रुप में आ रहा है, ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसका 1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसका 3 है, 11 है। तो यहाँ जो डिफरेंस था वो 2 का था, यहाँ जो डिफरेंस था वो फिर 8 का था। सोडियम और पोटेशियम में फिर 8 का आया, यहाँ पर 18 का आया, फिर 18 का, फिर 32 का। तो जो ये पर्टिकुलर नंबर के बाद जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज़ में जो है समानताएं देखने को मिल रही थी, और इसीलिए तो इन्हें इस ग्रुप में रखा गया था। तो एक ही ग्रुप में रखा गया। तो जो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा ये 2, 8, 18, 32 का ही है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो मैजिक नंबर्स हैं। जैसे कि अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, अब अगर हम ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम, इसका 4 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 12। तो अगर इनके और इनके बीच में डिफरेंस देखें तो 8 का डिफरेंस है। फिर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के बीच में देखें, ये 12 है, ये 22, तो फिर से हमें 8 का डिफरेंस देखने को मिला। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम में हमें 18 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 38 है, फिर इसका 56 है, फिर 56 है, तो फिर से हमें 18 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में फिर से हमें 32 का डिफरेंस। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इन्हीं के बाद जो है प्रॉपर्टीज़ जो है रिपीट भी हो रही है, इन्हीं पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर में डिफरेंस के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें समानताएं देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए इन नंबर्स को जो है वो मैजिक नंबर बोला गया। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप वाइज वो डिफरेंस मैंने आपको शो करके दिया है कि आपको
कैसे, मतलब इससे ना आपको एटॉमिक नंबर याद करने में भी हेल्प मिल जाएगी एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 1 में जो हमें डिफरेंस देखने को मिला, जैसे मैंने आपको भी दिखाया 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। ग्रुप 2 में जो हमें डिफरेंस देखने को मिला वो था 8, 8, 18, 18, 32। और ग्रुप 3 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 3 में हमारी शुरू हो जाती है ये वाली सीरीज़ 3D सीरीज़ और 4D 5D जो आती है। ग्रुप 3 होता है ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ग्रुप 3 में डिफरेंस देखने को मिलेगा 18, 18, 32 का, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल भी रहा है। 21 है और 39, तो इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ वो हमारा हो गया यहाँ पर 18 का, ठीक है। फिर 39 और 57, इनमें जो डिफरेंस देखने को मिला फिर से 18 का, और ये 5D और फिर 6D सीरीज़ है, तो 57 और 89 में फिर से हमें 32 का डिफरेंस देखने को मिला। तो 18, 18, 32 का डिफरेंस है ये। तो और फिर अगर हम ग्रुप 4 और से लेकर 12 तक देखें 4 से लेके हम यहाँ 12 तक गए तो हमें 18, 32 और 32 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम ग्रुप 4 की बात करें तो 22 है इसका 40 है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ गया 18 का। 40 से 72 हो गया तो 32 का डिफरेंस, और 72 से यहाँ पर 104 है तो फिर से हमें 32 का डिफरेंस देखने को मिला। और ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 13 में हमें डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो 8, 18, 18, 32, 32। देखिए ग्रुप 13 में या ग्रुप 13 से लेकर पूरा 17 तक है ये, हमें सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर 5 है तो हमारा हो गया 13, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आया 8 का, तो हमने वहाँ पर 8 का डिफरेंस लिखा ही हुआ है। अच्छा, फिर हमने देखा एल्यूमिनियम और गैलियम, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 31 है, तो ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिला वो 18 नंबर का, ठीक है। 31 और फिर 49, फिर से हमें डिफरेंस देखने को मिला 18 का। और फिर इस तरह से हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो 32 डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी शुरू में हमारा डिफरेंस 8 का गया, फिर हमारा 18 का गया, फिर हमारा 18 का गया, फिर 32 का गया, और फिर से हमारा लास्ट में फिर से 32 का गया। तो और ग्रुप 18 में अगर हम गए हैं तो ग्रुप 18 में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ये वाली गैसेस होती हैं इनर्ट गैसेस, इनके बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो 2 से लेकर 10 तक जब हम जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस हो गया 8 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 8 का, फिर 18 का डिफरेंस, फिर से 18 का डिफरेंस, फिर ये 32 का डिफरेंस, और इनके बीच में भी 32 का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिला, तो देखा आपने सिर्फ 4 ही नंबर हैं जो रिपीट हुए जा रहे हैं, या तो 2 है या फिर 8 है या 18 है या 32 है। तो ये जो डिफरेंस है इस तरह का, तो बस इसी को हमने मैजिक नंबर्स बोल दिया कि इस पर्टिकुलर डिफरेंस के बाद ही, क्योंकि हमें समानताएं देखने को मिल रही थी एलिमेंट्स में, तो इसलिए हमने इनको मैजिक नंबर बोल दिया। अब ये आपको ग्रुप वाइज अगर आप याद रख लें इसको, तो इससे आपको ना एटॉमिक नंबर याद करने में हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको हाइड्रोजन का याद है और फिर हीलियम का याद है, तो आपने हाइड्रोजन का नंबर 1 लिखा और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो भी आएगा उसमें 2 प्लस कर दिया, यानी कि 1 था और 1 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो लिथियम का बन जाएगा। फिर आप लिथियम वाले में अगर 8 प्लस कर देंगे तो आगे सोडियम का बन जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सिर्फ डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आपको ये याद किस तरह से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आपने लिख दिया ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3, फिर आप लिखेंगे 4 to 12, फिर 13 to 17 और फिर 18, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 2, 8, 8, या 2 बारी 8 लिखना है, 2 बारी 18 लिखना है और फिर 32। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। और ऐसे ही आप लास्ट में पहुँच जाएंगे। ग्रुप 18 में आप क्या करेंगे, 2 हट जाएगा यहाँ से और हर चीज़ 2 बार आएगी, यानी 8 भी 2 बार आएगा, 18 भी 2 टाइम्स लिखना है और 32 भी 2 टाइम्स लिखना है। यहाँ से आपको बस इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 है, फिर 8, 8, 18, 18, 32, और यहाँ पर 2 बार 8 है, 2 बार 18 है, 2 बार 32 है, ठीक। अब हम अगर यहाँ से ग्रुप 2 की तरफ बढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, बस ये नंबर छोड़ देना है, इससे ठीक नीचे वाले नंबर पर आ जाना। तो जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं वही सेम नंबर आपको यहाँ पर लिख देने, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ से एक डिजिट छोड़ी और बाकी सारे नंबर्स को आपने रिपीट कर दिया। ऐसे ही आप इधर भी करेंगे, यहाँ से एक डिजिट छोड़ी और बाकी सारे नंबर्स आपने एज इट इज रिपीट कर दिए उसी के ठीक सामने। जैसे इसके ठीक सामने आप ये लिख देंगे और यहाँ पर इसके ठीक सामने आप ये लिख देंगे, तो आपने ये रिपीट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ तो आपने एक डिजिट छोड़ी, फिर आप क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे। 2 डिजिट छोड़ने के बाद फिर आप ये 3rd डिजिट से सारा का सारा यहाँ पर
रिपीट कर देंगे। और ऐसा ही आपने यहाँ करना है, यहाँ पर भी आपने ये 1 और 2 दोनों डिजिट छोड़ी और फिर आप थर्ड से यहाँ शुरू हो जाएंगे, तो 18, 32, तो आपका ये पूरा ग्रुप का डिफरेंस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो बस कॉर्नर वाला याद रखिएगा, फिर आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना है, फिर 2 डिजिट, और ऐसे यहाँ पे भी करना है, एक डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के लिखना है। और आपको ये सारे एलिमेंट्स के आप फिर ट्राई करेंगे, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया, फिर पीरियोडिक टेबल को लिख लिया और बस हाइड्रोजन और हीलियम का लिख दीजिए आप, और उसके बाद उनके डिफरेंस के बेसिस पर बाकी सारे एलिमेंट्स का जो है आप लिख सकते हैं ये एटॉमिक नंबर उनका। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, तो इन्हीं को हम मैजिक नंबर्स बोल देते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें टॉपिक कि मेथड्स टू प्रेडिक्ट द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट। सपोज कि एग्जाम में ऐसे आ जाए, अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट का सिर्फ एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो आप उस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कैसे बता पाएंगे कि वो किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है या किस ब्लॉक का है। तो वही हम यहाँ मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें पीरियड के बारे में बताना है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था कि वैलेंस शेल जो भी आपका बाहरी कोश होता है उसको हम वैलेंस शेल बोल देते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3d5, तो अब वैलेंस शेल की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूँ। तो कोई पूछे कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो जो ये डिजिट होती है इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देते हैं। ये जो है शेल के नंबर को डिनोट करता है। शेल मतलब होता है कोश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे कोश में है, यानी थर्ड शेल में है। तो ये n की वैल्यू बताती है, यानी इसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जो आपने इंटर में पढ़ी भी होगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई कन्फिग्रेशन आपके सामने लिखा होता 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, अब अगर कोई इसमें पूछे कि पीरियड कौन सा है, तो पीरियड आप कैसे बताएंगे? जो भी वैलेंस शेल, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि वैलेंस शेल का मतलब ये होता है सबसे बाहरी शेल, और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कैसे ढूंढते हैं उसे, तो जो भी ये n की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये n की वैल्यू 2 और ये भी 2, तो जो हाईएस्ट वैल्यू 2 है यहाँ पर n की, तो इसका मतलब ये जो होगा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। तो सबसे बाहरी शेल बस आपको देखनी है, तो जो भी डिजिट यहाँ पर लिखी है, यानी जो n की वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है, बस वही वैलेंस शेल की वैल्यू होती है, और वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहरी कोश। ठीक है, तो आपने पीरियड के लिए सिर्फ इतना देखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लेना है, वो भी सिर्फ वैलेंस शेल का। ठीक है, सबसे बाहरी का। अब ब्लॉक के लिए क्या करना है? ब्लॉक के लिए क्या करना है, वो सब शेल आपको देखना है जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया हुआ हो। तो अभी मैं बताऊंगी आप कैसे चेक करेंगे उसे। और फिर ग्रुप का नंबर कैसे देखते हैं? ग्रुप का यहाँ से आपको ब्लॉक मालूम पड़ जाएगा। तो अगर एलिमेंट हुआ एस ब्लॉक का, तो आपने सिर्फ देखने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस उसी से हमें मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ उसका ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस वही हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर हुआ तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तब हम ग्रुप नंबर निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d एंड ns सब शेल। मैंने कल भी आपको बताया था कि शेल हम ये पेनल्टीमेट शेल होता है और ये आउटर मोस्ट शेल होता है। तो अगर हमारा ये 4s सपोज और ये हमारा 3d है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस हमें ये काउंट करने होते हैं। तो n-1 का क्या मतलब है? क्योंकि हमने n की वैल्यू यहाँ पर 4 देख ली, आउटर मोस्ट n की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पर n की वैल्यू है 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 3 कैसे आया? 4 में से अगर हम 1 माइनस कर दें, तो यानी कि n-1 तो d हो जाएगा और ये हो जाएगा n। ठीक, तो इस तरह से बस हमें d सब शेल में और s में सिर्फ ये काउंट कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें प्लस को 10 को प्लस कर देना है। अच्छा, अगर वो f ब्लॉक एलिमेंट हुआ, और जो f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका ग्रुप नंबर हमेशा ही 3 होता है। अब ये 3 कैसे हमें मालूम पड़ गया कि हमेशा 3 होता है? देखिए, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में समझाया भी था कि जो 3 पीरियड है, इसी में हमारा लेंथेनम और इसी में एक्टीनियम आते हैं, और लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट है और एक्टीनियम के बाद जो 14 एलिमेंट है, उनको पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल लिया गया और वो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए। तो ये लेंथेनम और एक्टीनियम आए किस में हैं? ये भाई थर्ड ग्रुप में तो आए हैं, तो ये थर्ड ग्रुप में आए हैं, इसलिए इनका ग्रुप नंबर तो हमेशा थर्ड होगा। और अगर आपको लगा कि लेंथेनाइट्स हैं, लेंथेनाइट्स कैसे मालूम पड़ेंगे? क्योंकि उसमें 4f जो है ऑर्बिटल्स भरना शुरू होगा। तो अगर लेंथेनाइट सीरीज का है तो उसका पीरियड हो जाएगा 6,
और अगर वो एक्टिनाइड सीरीज का है तो उसका पीरियड हो जाएगा 7। तो लेंथेनाइड्स आपको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अगर 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, और एक्टिनाइड्स कैसे पहचानेंगे, तब 5f में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो अगर 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो 6th पीरियड, 5f में इलेक्ट्रॉन गया है तो 7th पीरियड, और ग्रुप नंबर दोनों का ही 3 रहेगा हमेशा। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। जैसे प्रेडिक्ट द पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हमें सिर्फ ये बताना है, हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए जैसे ए, एक बी और एक सी, ठीक है। अब इन्हीं का हमें क्या बताना है कि ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है और ब्लॉक बताना है। तो सबसे, और इनके साथ साथ आपको एटॉमिक नंबर भी वहाँ पर गिवन होंगे। अगर उन्होंने ए बी सी करके दिए, हाँ उन्होंने अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे हीलियम दे दिया, क्रोमियम दे दिया, तब हो सकता है वो एटॉमिक नंबर ना भी लिखें, तो आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये मैजिक नंबर बताए ताकि आपको एटॉमिक नंबर इनके याद रहें। पर अमूमन एग्जाम में एटॉमिक नंबर लिखे हुए आते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद होने चाहिए। तो अगर उन्होंने ए बी सी दिए तो एटॉमिक नंबर हम कैसे देखेंगे, जेड की वैल्यू, जेड जो होता है, जेड से हमें मालूम पड़ता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक की वैल्यू या तो दी हुई होगी या आपको याद होनी चाहिए मतलब। तो वो जेड की वैल्यू जो लिखी होगी, किसी भी एलिमेंट के ब्रैकेट में जेड की वैल्यू लिखी होती है, बस वही उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें मालूम पड़ गया एटॉमिक नंबर यहाँ पर 16 दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। तो हम ये इलेक्ट्रॉन, आपको ये तो मालूम है कि x में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। बस आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करते चले जाने हैं, ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो ये हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमें अगर पीरियड का पता लगाना है, देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, यहाँ तक तो सारे कंप्लीटली फिल्ड है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं तो गया होगा। देखिए ये 2 2 4, 4 + 6 10, 10 12, 12 के बाद 13 भी इसी में गया होगा, 13वां इलेक्ट्रॉन, फिर 14वां इलेक्ट्रॉन, फिर 15वां और फिर 16वां। तो यानी 16वां इलेक्ट्रॉन कौन सा था, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 3p ऑर्बिटल में गया है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 3p और यानी 3p सबशेल के 3p ऑर्बिटल में चला गया यहाँ पर, तो हम पीरियड कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि हमें सिर्फ देखना है कि वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वैलेंस शेल हमें कैसे मालूम पड़ेगी, जो भी ये नंबर जो दिया हुआ है, जो हाईएस्ट नंबर दिया हुआ होगा, बस वही वैलेंस शेल का नंबर है। तो वैलेंस शेल का नंबर 3 है, यानी कि इसका पीरियड भी हमारा हो गया 3rd। अब हम ब्लॉक कैसे निकालेंगे, किस सबशेल में, सबशेल मतलब हो गया उपकोष जिसको हम बोलते हैं। तो ये p उपकोष में यहाँ पे दिख ही रहा है कि p में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p में जा रहा है। तो जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है बस वही उसका ब्लॉक होता है, तो ये p ब्लॉक का हो गया। अब हम ग्रुप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमें एक बार ब्लॉक मालूम पड़ जाए तो फिर सबके लिए फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। p ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है ग्रुप का कि 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, जो वैलेंस शेल में होंगे, और वैलेंस शेल कौन सा है, ये पूरा है। अब आप ये मत सोचिएगा खाली 3p है, जिसके आगे भी 3 नंबर लिखा है वो पूरा वैलेंस शेल है। तो ये भी वैलेंस शेल है और ये भी वैलेंस शेल है, क्योंकि वैलेंस शेल फिर आगे सब शेल में डिवाइडेड होता है, सब शेल आगे ऑर्बिटल में डिवाइडेड होते हैं। तो ये 3rd तो शेल हो गया, और इस यानी कि कोश हो गया, और कोश के फिर मुख्य कोश हो गया, और मुख्य कोश के फिर उपकोश भी होते हैं। तो ये उपकोश है s और p, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं इनके, तो sp ऑर्बिटल्स में गया है ये। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं, सपोज हमारे पास ये, अगर हम ऐसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 बॉक्स बना दिए हैं पूरे के पूरे, इसको तो हम बोल देंगे p सबशेल, यानी कि उपकोश, ठीक है। और जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, डिब्बे जिसको हम कह रहे हैं, ये हो जाएंगे हमारे ऑर्बिटल्स। ये px ऑर्बिटल है, एक py है और एक pz ऑर्बिटल है। तो ये पूरा का पूरा तो हो गया, ये हालांकि मैंने सब क्लास में समझा दिया था आपको, तो अगर आपने क्लास अटेंड की हो तो आपको याद भी होगा। ये पूरा का पूरा होता है p सबशेल, और ये जो छोटे छोटे डिब्बे बना दिए हैं 3, ये हो जाते हैं इसके ऑर्बिटल्स। तो p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो बस हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैलेंस शेल पूरा हो जाएगा, जिसके आगे भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैलेंस शेल है। तो इसमें हमें बस इलेक्ट्रॉन का नंबर देख लेना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 6, और इसमें हमें 10 को ऐड कर देना है। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका 16। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब आता है Z इज इक्वल टू 37। जब 37 कैसे फिल करेंगे, फिर से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया। हमने ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ पर गया होगा। हमें ये पूरा सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड है, ये सारा कंप्लीटली फिल्ड है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, ये हमें देखने से ही लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है, ठीक है। यानी 36 यहाँ तक हो चुके हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 36 है और ये 37वां इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s सबशेल में चला गया है। तो सबसे पहले तो हम पीरियड का पता लगाएंगे। पीरियड जो भी हाईएस्ट नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए ये तो 1 लिखा है, बाकी 2 लिखे हैं, फिर 3 3 3 लिखा है, 4 4, ये है 5। तो सबसे बड़ा नंबर क्योंकि 5 है इसलिए पीरियड हो गया 5th। फिर हम ब्लॉक में गए। कौन से सब शेल में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन? एस सब शेल में, इसलिए ब्लॉक हो गया एस। अब ग्रुप नंबर, एस के लिए ग्रुप नंबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जो भी सबसे बड़ा नंबर है, बस वो बड़े नंबर वाले आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेने हैं और बस उसी के बेसिस पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो 5 ही सबसे बड़ा नंबर है और तो कोई नंबर है नहीं। तो 5 में कितने, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम इसमें देखें, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 30, तो 30 के अकॉर्डिंग फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखने से हमें कोई भी, जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो अगर हो सकता है आपको भी कन्फ्यूजन हो कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हमारा यहाँ चला गया, लेकिन कभी भी जब भी आप देखें 3d और 4s है, यानी n-1d है और ns है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले ns में जाता है और फिर n-1d में। ये मैंने आपको जब अहवा प्रिंसिपल समझाया था क्लास में, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये हम n+l रूल लगाते हैं। तो एक बार आप अहवा प्रिंसिपल देख लीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम, और ये शायद आपको पता भी होगा क्योंकि आप 12th क्लास से आ रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि 4s ऑर्बिटल पहले फिल होता है और फिर 3d ऑर्बिटल फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो 3d में गया है, यानी हमने 30 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे, यहाँ पर 2 2 4 6 10 12 12 + 6 18, फिर 19, ये 20 और फिर बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन 3d में चले गए हैं। तो 3d में गया है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब हमें पीरियड देखना है। पीरियड के लिए तो हमें सिर्फ यही देखना है कि आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही है, तो सबसे बड़ा नंबर यही है, तो इसलिए ये इसका 4th जो है पीरियड हो जाएगा। अब ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इस डी सब शेल में गया, अब एस में नहीं गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है डी में, तो जब डी में गया है तो ब्लॉक हो जाएगा डी। और ब्लॉक ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे ब्लॉक डी के लिए? नंबर ऑफ n-1d प्लस नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें ये पूरा ये जो है हमारा, इसका हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। n-1d का मतलब क्या हो गया? n-1 जो n का नंबर है वो हमारा 4 है, क्योंकि तो n-1 3 हो जाएगा, तो 3d और 4s। तो d ऑर्बिटल्स में हम हमेशा जो भी n-1d देखेंगे और ns इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो 2 को मिलाकर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने 10 + 2 करा और इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये 12 ग्रुप का, ग्रुप नंबर 12 का ये जो है एलिमेंट रहा होगा। तो इस तरह से आपको पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक निकालने को आ सकता है एग्जाम में, कि बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे आप लिखते हैं। लिख तो आप सीधे सीधे सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 3s 3p 3d और फिर 4s लिख दिया, हालांकि जब हम लिखते हैं तो 4s को पहले लिख दिया जाता है, क्योंकि 4s ऑर्बिटल जो है पहले फिल होता है, लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ा ईजी रहता है, बस इसलिए याद करना ईजी रहता है, तो हमने इसको सीधा सीधा लिखा है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी d और s ऑर्बिटल आएंगे, हमेशा n-1d में पहले इलेक्ट्रॉन, वो ns में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मेथड था कि हम कैसे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का पता लगा सकते हैं, ठीक। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट? ये थोड़ा सा आपने शायद इंटर में पढ़ा भी हो। इसको मैं कैसे समझा सकती हूँ, जैसे कि अगर सपोज हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर इसके कोश मैं बना दूँ सपोज इस तरीके से, ऐसे बना दिए। अब सपोज कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे बाहरी कोश हो गया, और ये जो अंदर वाले कोश हैं, ये देखिए बाहरी शेल के लिए हम वर्ड, अब जो हम, आप ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं आउटर शेल, बाहरी कोश, और जो ये अंदर वाले कोश हैं इनको हम बोल देते हैं इनर शेल्स, इनर यानी अंदर वाले शेल्स। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले वाले में 2 होंगे, फिर 8 हो जाते हैं,
इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सपोज। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो है यानी हमारा जो नाभिक है, नाभिक में आपको पता ही होगा कि प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और ये आप लोगों को पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। माने ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी इसको अट्रैक्ट करता है। अब ये न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इन पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में जो होता है वो हमेशा रिपल्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण। ये इसको दूर भेजते हैं, न्यूक्लियस इसको अपने पास बुला रहा है और ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये इसको दूर भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने फोर्स के साथ, मतलब जितने बल के साथ ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतने बल को फील नहीं कर पाता, बल्कि उससे कम बल को फील करता है। क्यों? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे होते हैं, रिपेल मतलब इसको प्रतिकर्षित कर रहे होते हैं, तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन तो इसको बाहर भेज रहे होते हैं और ये न्यूक्लियस इसे अंदर बुला रहा होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको बाहर की तरफ भेज रहे होते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ भेज रहे हैं, ये जो यहाँ इस पर रिपल्शन लगा रहे हैं, बस इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं। माने ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस और इस बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड का काम करते हैं। अब देखिए शील्ड का काम आप कैसे, मतलब आप ये सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन अब कम आकर्षण को या कम फोर्स को क्यों फील कर रहा है। देखिए, अगर आप अब अपनी ज़िंदगी में अगर आप देखें, मान लीजिए आप बाहर धूप में खड़े हुए हैं, तो बाहर जब आप धूप में खड़े हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जो सनलाइट है यानी धूप जो है आपको बहुत तेज़, सूरज की जो गर्मी है या सूरज की जो तपन है वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे, तो घर के अंदर आने से क्या होगा, सूरज और आपके बीच में दीवार आ जाएंगी घर की। जो घर की दीवार आ गई है, एक्चुअल में वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम कर रही हैं, वो शील्डिंग इफेक्ट कर रही हैं, यानी कि वो आपको उतनी गर्मी से बचा रही है। वो जो सूरज अपनी सारी गर्मी दे रहा था, वो सारी गर्मी अब थोड़ी बहुत दीवारें सह ले रही हैं, समझ लीजिए, और आपके पास जो है वो गर्मी अब पहुंच नहीं पा रही है, या कह सकते हैं कि कम गर्मी जो है धूप की, या धूप जो है कम पहुंच पा रही है। क्यों पहुंच पा रही है? क्योंकि आपके और सूरज के बीच में एक दीवार आ गई है, तो इसलिए अब आप वो गर्मी को कम फील कर पा रहे हैं। तो ठीक ऐसा ही यहां पर होता है। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो ये न्यूक्लियस जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगाना ये तो अपना पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, यानी कि पूरा बल लगाता है इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन ये उस सारे बल को फील नहीं कर पाते, ये थोड़ा कम बल फील करते हैं, यानी रिड्यूस हो जाता है बल। रिड्यूस माने घट जाता है। तो जब ये घट जाता है, बस क्यों घट रहा है वो? क्योंकि यहां पर ये शील्ड की तरह ये इसके बीच में आ गए, तो जो बीच में आना होता है बस उसी को हम कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, या जो ये रिपल्शन फील कर रहे हैं बस उसी को हम बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इसी को मैंने थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स माने जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स तो परमाणु आपको पता ही है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल माने सबसे बाहरी शेल में है, वो न्यूक्लियस से यानी नाभिक से अट्रैक्टिव फोर्स माने आकर्षण जो है वो फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड अ रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स, और वही इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से एक रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण वाला बल जो है वो फील कर रहा है। अट्रैक्शन को यहाँ पर फोर्स की तरह यूज, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हम बोल रहे हैं, यहाँ पर बल लगा रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब वो उस पर बल लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर है एज अ रिजल्ट, तो इससे क्या हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो इनके रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस on the valence shell electrons is somewhat reduced by the repulsive force exerted by the electrons present in the inner shells, यानी कि जो inner shells के electrons द्वारा लगाया गया repulsive force है, उसकी वजह से
उसकी वजह से जो न्यूक्लियस के द्वारा इस पर लगाया गया अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इनके रिपल्सिव फोर्सेस के कारण इसका अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी कम हो जाता है। रिड्यूस माने घट गया। दस द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड विद लेसर फोर्स। तो अब क्या होगा, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट तो होंगे इसकी साइड, लेकिन कम फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो दिस डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या कह सकते हैं कि इनर शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस द्वारा लगाया गया फोर्स या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस द्वारा लगाया गया अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और इसी डिक्रीज को हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। या फिर हम इसे कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर शेल्स। इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स को फील कर रहे हैं, यानी कि ये जो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और जो इस रिपल्सिव फोर्स को ये फील कर रहे हैं, बस उस रिपल्सिव फोर्स को भी हम बोल सकते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल्स शील्ड और स्क्रीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। यानी कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर दे रहे हैं। किस चीज से शील्ड कर दे रहे हैं? उस न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। जैसे कि दीवार जो है सन को शील्ड कर दे रही है हमारी तरफ आ जाने से, क्योंकि वो एक बीच में शील्ड बन, मतलब एक समझ लीजिए दीवार बन गई है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की एक दीवार बन गई है जो इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में अट्रैक्शन फील करना चाहिए था वो नहीं फील कर पाता। ये तो बहुत सारा फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये उतना फोर्स फील नहीं कर पा रहा है, थोड़ा कम फोर्स फील करता है। क्यों? क्योंकि बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दीवार का काम करते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स इस शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को, यानी कि उसकी मात्रा को समझ लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, यानी प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। अब सीधी सी बात है, अगर इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा बहुत ज्यादा, तो जब बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा इस पर रिपल्शन लगाएंगे, तो ये इसके उतने ज्यादा अट्रैक्शन को फिर से फील नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहां पर अगर होंगे कम इलेक्ट्रॉन तो फिर भी ये उसके भाई दो हमारे पास कंडीशन है। एक तो है न्यूक्लियस, ये इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर, तो सपोज यहां पर तो है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां पर खाली दो ही इलेक्ट्रॉन है सपोज है। और एक कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि इस तरीके से, और यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा या ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। भाई यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अब बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इससे थोड़ा कम अट्रैक्शन फील करेगा, यानी ये थोड़ा, ये तो इस पे यहां पर भी ये पूरा फोर्स लगा रहा है, यहां पर भी ये पूरा फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो ये फील कर रहा है यानी महसूस जो कर रहा है, ये थोड़ा कम अट्रैक्शन फील करेगा, यानी यहां पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज करेंगे। हाँ, यहां पर उतना, यहां पर भी कम ही फील करेगा, लेकिन उतना कम नहीं। यहां बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, यहां पर थोड़ी सी कम डिक्रीज होगी, बस ये है दोनों में डिफरेंस। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उनकी शील्डिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब उनकी शील्डिंग ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, वो अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स। इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा। तो क्या होता है, ग्रुप में अगर हम किसी ग्रुप में चलें तो द नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम चलेंगे अगर हम किसी ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है, इनर शेल्स का नंबर बढ़ता है। देखिए टॉप टू बॉटम चलने का मतलब ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे करके। तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो यहां पर भाई पहले 1s था, फिर 1s के बाद 2s भी आ गया, फिर 2p भी आ गया, फिर 3p आ गया, फिर 4, इस तरह से, मतलब यहां से इस तरह बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, तो नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है शेल्स का। तो क्योंकि शेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो इसलिए क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसलिए जो है शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अब दूसरी चीज है टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बात का भी फर्क पड़ता है।
शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड द इलेक्ट्रॉन। अब कौन से, देखिए एस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, अगर एस में है इलेक्ट्रॉन तो उसकी शील्डिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। फिर होती है पी ऑर्बिटल की, फिर डी ऑर्बिटल की और एफ ऑर्बिटल की। मतलब कि अगर एक में इनर इलेक्ट्रॉन एस में है और एक में एफ में है तो एफ की शील्डिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी और एस की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा, एस की शील्डिंग सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की और सबसे लास्ट में होती है एफ की। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज के लिए था। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।